अब मैं कुछ लिमिटेशंस की बात करने लगा हूं, बट अपेरेंट लिमिटेशंस आपको लगेंगी, बट सून यू विल रियलाइज के हम इसको डील कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दिस सिचुएशन, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है एक बॉडी का, उसको एक फोर्स लग रही है टॉप के ऊपर, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ यू रियलाइज, आई थिंक इट इज वेरी इंट्यूटिव, कि अगर मैं ऊपर फोर्स बजाय ऐसे लगाने के फोर्स को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके, यही टोटल फोर्स यही होती, व्हाट एवर न्यूटन इट इज, बट डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप फोर्स लगा देता थ्रू आउट। इसका एक तरीका यह ना कि फॉर एग्जाम्पल एक रिजिड सा बॉडी लेके एंड देन पुल दिस अप, तो ये रिजिड बॉडी है, चूंकि ये इसमें डिफॉर्मेशन उस तरह नहीं आएगी, तो फिर आप समझें कि यूनिफॉर्म लोड अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन होती तो जाहिर है फिर डिफॉर्मेशन, अगर आप इमेजिन करें तो कुछ इसके केस में कुछ ऐसे करके डिफॉर्मेशन आएगी ना, जहां पर लोड लग रहा है वहां ज्यादा होगी, बाकी जगहों पर कम होगी, जबकि इसके केस में यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, ये तो आप इंट्यूटिवली यू कैन अंडरस्टैंड, तो रियलिटी में भी ऐसे ही होता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस ट्रेजेक्टरीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेनिंग इनसाइट इनटू ऑल स्ट्रेस प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस ट्रेजेक्टरीज क्या होती हैं, ये देखिए, उसी तरह की बॉडी है, आपने यहाँ लोड लगाया। नाउ व्हाट हैपेंस इज द लोड हैज टू ट्रांसमिट थ्रू आउट दिस बॉडी, जाना है इसमें। ये टेंडेंसी है हर मटेरियल में कि इट टेंड्स टू यूटिलाइज इटसेल्फ टू द मोस्ट, यानी ये लोड ऐसे नहीं होगा कि ये एक लाइन यहाँ से गुजर जाएगी ऐसे करके, नहीं, या सारे इधर भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर, तो एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सो द मटेरियल विल ट्राई टू यूटिलाइज द होल, क्योंकि इस तरह तो आप देखें ना, अगर इस तरह पूरी फोर्स चली जाए तो एक लेट से छोटे से एरिया पे, तो अब इसको स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस होल एरिया टेंड्स टू टेक द लोड होता, उसका तरीका क्या किया जाता है, मतलब हम नहीं करते, ये मटेरियल्स बिहेव लाइक दिस, दिस इज हाउ नेचर इज। ये लोड है ना, तो ये लोड इधर तो, यहाँ तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, जाहिर है, इधर तो अभी एंटर हुआ, बट आहिस्ता आहिस्ता ना यूं स्ट्रेस की जो ट्रेजेक्टरीज है ना, दिस इज हाउ लोड इज ट्रांसमिटेड। यानी अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं, अगर आप फोटो इलास्टिसिटी वगैरह भी देख लीजिए, तो यू विल फाइंड आउट कि वेरी लिटिल स्ट्रेस इज हियर, हो नहीं सकता ना, यानी ये इट इज नॉट नेचुरल। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं कि ऐसे जाके फोर्स चली जाए, फोर्स को जाने में थोड़ा टाइम, थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, राइट। अच्छा, उसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम आगे चल के स्ट्रेस मालूम करना चाहेंगे, तो अब स्ट्रेस विल बी डिफरेंट हेयर, डिफरेंट हेयर एंड डिफरेंट हेयर एंड डिफरेंट हेयर, यू गेट इट। यानी जाहिर है, अगर मैं सिंपल आपको पी ओवर ए का तो पता ही है ना, स्ट्रेस एक्सियल केस में ऐसे ही है, ठीक है ना। तो पी तो चले, टोटल पी, कम्युलेशन ऑफ पी, वो तो सेम हो गया, व्हाटएवर 100 न्यूटन 200 न्यूटन व्हाटएवर इट इज, बट व्हेन इट कम्स टू एरिया, हियर यू विल डिवाइड द होल एरिया, यहाँ पे स्ट्रेस बहुत कम होगा क्योंकि द होल मटेरियल इज इन्वॉल्व्ड। आप पीछे आते जाएं तो एक खास पॉइंट पे, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो बहुत कम मटेरियल इन्वॉल्व्ड है, सिर्फ ये छोटा सा, सो स्ट्रेस विल बी वेरी हाई है, ठीक हो गया। इस जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लगता है उसके पास स्ट्रेस बहुत हाई होता है, इसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेट हो गया स्ट्रेस, आगे जाके डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूज इज गुड, कंसंट्रेशन बैड, ठीक हो गया। इस जनरल कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है, एक चीज। अच्छा, अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, अब क्या करें, हमारे पास जो फॉर्मूलाज होंगे वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाली जगह के फॉर्मूलाज हमारे पास नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ जहां पे सेक्शन वेयर स्ट्रेस इज डिफ्यूज्ड, तो उसके बाद जहां पे पॉइंटेड लोड लग रहे हैं वहां पे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी, तो वहां पे तो क्या करेंगे, वहां तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमने वहां पे अगर यील्ड नहीं भी हो रहा, हमने यील्ड नहीं होने देना, we made sure it didn't yield generally, जनरल यील्ड नहीं होने दी, लेकिन जिन पॉइंट पर लोड लग रहा है वहां तो यील्डिंग हो जाएगी ना, तो ये मसला हो गया ना, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं जवाब बाद में दूंगा, फर्स्ट आई विल टेल यू कि वेयर शुड वी एक्सपेक्ट आवर फॉर्मूलाज टू वर्क एंड वेयर इट शुडंट वर्क, मतलब ये तो ठीक हो गया ना एज अ रूल कि जहां पे लोड लगता है वहां पे हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है।
अब कितनी दूर आगे नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, ठीक हो गया इस पॉइंट पर, ओके अंडरस्टूड। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, या मतलब कहाँ तक जाके कर सकते हैं। तो सेंट वेनेंट्स प्रिंस एक साहब हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि होता ये है, जिस तरह मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया स्ट्रेस ट्रैजेक्टरीज, कि ये आपने लोड लगाया ना, तो शुरू में जाहिर है डिफॉर्मेशन, अगर मैं ए सेक्शन देखूंगा तो वो इस किस्म की डिफॉर्मेशन होगी, बी सेक्शन देखूंगा थोड़ा सा और आगे गए तो अब डिफॉर्मेशन थोड़ी सी स्मूथ होनी शुरू होगी, फिर सी के आगे ऑनवर्ड्स फिर बहुत स्मूथ होनी शुरू होगी, ठीक है ना, और फिर जाहिर है इसके आगे तो ठीक। बट द सेम थिंग देन हैपेंस एट द एंड ऑल्सो। यहाँ आपने इसको फिक्स किया हुआ है, तो यानी अप्लाइड लोड की जगह भी होता है, और जहाँ फिक्स किया आप देखें ना, इस रीजन को जरा देखें, इसमें जब ये एक्सटेंशन हुई, so it was very easy for it to contract in this direction and it was no problem, percent ratio। यहाँ इधर क्या हो रहा है, इधर एक्सटेंशन तो हो रही है, and now it tends to decrease in this, but यहाँ पे वो बेस पे आप देखें उसको फिक्स किया हुआ है, तो वो नहीं होगा, तो वहां पे अगेन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी, तो यहाँ भी ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ भी वर्क नहीं करेगा, तो फिर कहाँ करेगा, किस रीजन में करेगा। सेंट वेनेंट सेज दैट ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इसकी दो डायमेंशन हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दो डायमेंशन है ना इसकी, मतलब सर्कल है तो फिर एक होगी, इसकी दो है। इनमें जो लार्जर डायमेंशन है, लार्जर डायमेंशन वट एवर इट इज, उस लार्जर डायमेंशन, जैसे इस केस में ये लार्जर डायमेंशन है, तो इतना ही डिस्टेंस अगर आप छोड़ दें तो इसके बाद इत्मीनान से अपने फॉर्मूला द्वारा यूज करें, वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। ये है सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इधर तो कर लेंगे हम डिजाइन इसकी बेस पे, ओके, नाउ वी नो वेयर इन विच रीजन आवर फॉर्मूलाज आर गोइंग टू वर्क, और ये आगे चल के इंशाल्लाह बेंडिंग हर जगह ऐसे ही होगा, जहां फोर्स लग रही होगी, जहां टॉर्क लग रहा होगा कॉन्सेंट्रेटेड, वहां हम फैसला नहीं कर सकेंगे क्या हो रहा है, जहां सपोर्ट होगी, जहां फिक्स किया हुआ होगा, वहां भी फैसला नहीं कर सकेंगे एक्चुअली क्या होगा, अपने फॉर्मूलाज वहां वर्क नहीं करेंगे, हमारे फॉर्मूलाज वर्क करेंगे एट अ सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम दोस पॉइंट, और वो कितना डिस्टेंस है बता दिए, लार्जर ऑफ द टू डायमेंशन उस प्लेन की, ठीक हो गया। अगर वो प्लेन सर्कल है तो बस उतना डिस्टेंस छोड़ दें, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इट्स ऑल वेरी गुड टू से कि यहाँ पे फॉर्मूलाज वर्क करते हैं, बट व्हाट अबाउट दिस रीजन, ठीक है, इसका क्या करें, एंड व्हाट अबाउट दिस रीजन, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, सारे स्ट्रेस ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ऐसे बस, यहाँ पे आप नोट करें इस डायरेक्शन की स्ट्रेस आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आया इस डायरेक्शन से, इसको बायएक्सियल स्टेट या ट्रायएक्सियल स्टेट कहते हैं। अगेन इट्स अ बेसिक थिंग, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। मैंने ऐसे खींचा इसको, इट वाज फ्री टू मूव टू एक्सटेंड, हो गया, तो स्ट्रेस सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगा, बाय डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, फ्री टू मूव है ना, हो गया। आप जरा देखिए, फिक्स फिक्स, अब मैं ऐसा खींचूं ऐसे, अब जाहिर है सिग्मा एक्स एक्स तो आएगा ही, जाहिर है इसमें फोर्स लग रही है तो इट विल एक्सटेंड, और इसमें स्ट्रेस आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। बट अब एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अब इसमें सिग्मा वाई वाई भी प्रोड्यूस होगा। वाई, एनीबॉडी कैन टेल मी वाई? कोई नहीं बता सकता। तो उसकी लेंथ, उसकी जो स्ट्रेच करने से विड्थ चेंज हो रही है उसकी वजह से। हाँ, उधर विड्थ चेंज हो रही थी, इधर भी, और आपने होने दी, क्योंकि कोई देखिए ना, एक चीज जब एक्सटेंड की तो टेंडेंसी थी कि विड्थ कम हो जाएगी, और वो आपने रोके नहीं, कम नहीं होने दिया उसको, ये नहीं आपने को होने दो कम, ठीक है, तो स्मूथली कम हो गई, वहां पे उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं थी। जब आप यहाँ फिक्स कर देते हैं दोनों, तो टेंडेंसी तो उसकी ये है कि ये ऐसे हो जाएगा, लेंथ में एक्सटेंड हो जाएगा, विड्थ में कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन विड्थ में आपने कम होने नहीं दिया, तो इफेक्टिवली आप इसको खींच के वापस ले, मतलब वैसे तो आया ही नहीं वो, बट बेसिकली इस पर टेंशन, इस केस में जब यहाँ फिक्स कर देते हैं ना, यहाँ भी फिक्स कर देते हैं, इधर टेंशन डालेंगे, इधर ऑटोमेटिकली टेंशन हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी कम होने की है, यू आर नॉट अलाउइंग इट टू। तो ये इसको कहते हैं बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, दो एक्सिस में स्ट्रेस लग रहा है, कहने को आप लोडिंग आपको एक ही नजर आ रही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो, अगर आपने थ्योरी बनाई सिग्मा इक्वल टू पी ओवर ए जो हम बनाएंगे इस केस में, वो तो यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है ना, तो फिर जहां इस रीजन में भी फिर नहीं चलेगा। एंड उसकी एग्जांपल मैंने आपको कहा था, यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट से दूंगा। आपका जो यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट है वो इस किस्म का होता है, टेंसाइल स्पेसिमेन, और यहाँ पे ना इसके वो लगी होती हैं थ्रेड्स, इसको आप चक में पकड़ लेते हैं और फिर आप मशीन को ऐसे खींचते हैं। अब आप देखें यहाँ तो यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है,
सिर्फ सिग्मा जेड जेड की वैल्यू होगी, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, ये जीरो। लेकिन यहाँ आप नोट करें, यहाँ पे अगर तो ये कोई थ्रेडेड है, इस तरह के थ्रेड्स हैं, तो इसमें भी जो फोर्सेस फिर एक खास एंगल पे लगती हैं, सो यू हैव टू वो, प्लस अगर फ्रिक्शन टाइप चक भी है, फ्रिक्शन वाले भी होते हैं, तो वो दे ग्रिप इट वेरी स्ट्रांगली लाइक दिस। तो अब इसमें खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में तो स्ट्रेस है ही, बट इसमें ये ग्रिप्स की वजह से इस डायरेक्शन का स्ट्रेस भी कंप्रेशन आएगी। तो ये अब बाय एक्सियल या ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। तो आपके जो फार्मूलाज हैं वो इधर नहीं लगेंगे, किधर लगेंगे? सेंट बेनेडिक्ट प्रिंसिपल कम्स टू आवर रेस्क्यू कि इसकी जो डायमेंशन ये है इतना छोड़ दें, और वो हमने स्पेसिमेन बनाया ही इस तरह होता है कि हम उसके सारे स्ट्रेन गेज वगैरह इधर इस रीजन में लगाते हैं। सो वी आर बेसिकली टेकिंग दिस। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि कहाँ लग सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फिर करना इसका क्या करना है। आई विल कम टू दैट, बट बिफोर दैट जस्ट वन मोर थिंग, एक और चीज देख लें और फिर आई विल कम टू दैट थिंग के करना क्या है। वो ये कि सिर्फ जहां लोड लगता है या जहां कंस्ट्रेंट होता है सिर्फ वहां पे प्रॉब्लम नहीं होते। यानी अभी आपने दो एग्जांपल दी ना, एक जहां कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगता है या जहां पे ये चक टाइप लोड है, और दूसरा जहां आपने, एक तो यहाँ प्रॉब्लम आएगा और यहाँ इसलिए प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये सारे का सारा विड्थ में कम हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन। कोई मसला नहीं है, इसको कोई चीज रोक नहीं रही, बट जब ये आएगा वॉल के करीब तो यहाँ वॉल पे तो इसको आपने पक्का वेल्ड किया हुआ या ग्लू किया वट एवर इट इज, तो वहां पर ये चीज फिर यहाँ पे बाय एक्सिस्ट, तो ये यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यहाँ यूज नहीं कर सकते, इस रीजन में यूज कर सकते। वो कौन सा रीजन है वो सेंट बेनेडिक्ट प्रिंसिपल ने बता दी है। एक और एग्जांपल ले लें, इधर तो नहीं कर सकते हमें पता है, इधर भी नहीं कर सकते हमें पता है, इधर भी नहीं कर सकते जहां सेक्शन चेंज होता है। क्यों? फिर वही बात, स्ट्रेस ट्रेजेक्टरीज। थिंक ऑफ दिस लोड, हाउ इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। एक स्ट्रक्चर क्या होता है? इट ट्रांसमिट्स लोड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यही स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ही है, लोड को ट्रांसमिट करता है। अगर कोई लोड नहीं है तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्या है? खूबसूरती के लिए फिर हो सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग, और खूबसूरती के लिए भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें भी कोई लोड और कुछ नहीं तो अपना वेट ही हो जाएगा उसका, उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अच्छा, नाउ हाउ डज दिस फोर्स गो फ्रॉम दिस पॉइंट वेयर इट इज अप्लाइड टू दिस पॉइंट जहां पे आपने इसको फिक्स किया हुआ है, स्ट्रेस ट्रेजेक्टरी। ये ऐसे नहीं है कि बस एक लाइन चली जाएगी, ऐसे नहीं। आपको पता है इट टेंड्स टू यूटिलाइज एज मच ऑफ द मटेरियल एज पॉसिबल, तो ये ऐसे ऐसे जाके ऐसे होगा, ठीक है ना। तो अगर तो ये ऐसा केस होता सीधा, तो फिर तो यहां से शुरू करते आप ऐसे जाता, इस रीजन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ये ऐसे नहीं चलता कुछ, ठीक है। ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, इस सूरत में तो सिर्फ ये वाला पोर्शन होता है जिसको आप यूज ना कर सकते, और ये वाला होता है जिसको, और इस रीजन में आप आराम से अपने फार्मूला यूज करते। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये ऐसे करके चलो यूं आ गया यहाँ, अब यहाँ आके एक दोबारा वही मसला है कि इट टेंड्स टू यूटिलाइज मोस्ट ऑफ इट्स मटेरियल, तो यहाँ आके फिर ये ऐसे, या इसको अगर ऑपोजिट साइड से देखें तो और आपको इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी। यहां फोर्स अप्लाई हुआ और यहां तकरीबन सारा यूटिलाइज, अब यहां आ रहा है, यहाँ अचानक इसको फील हुआ कि आगे तो मटेरियल ही नहीं है, तो यूं करके ऐसे आएगा। अच्छा, यहां से आ रहा है फिर मटेरियल नहीं आगे आएगा ऐसे, ठीक है ऐसे। तो अब होगा क्या? यहाँ पे भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगी बहुत ज्यादा, तो जहां एब्रप्ट चेंजेस ऑफ सेक्शन आएंगे वहां भी यूज नहीं कर सकेंगे। तो अब क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी, यहां यूज नहीं कर सकते, यहां यूज नहीं कर सकते, यहां यूज नहीं। अच्छा, कितना डिस्टेंस जाएंगे? लार्जर ऑफ द टू डायमेंशंस, इसकी सारी डायमेंशन इतनी इतनी छोड़ दें, ये वैलिड रीजन इधर से स्टार्ट हो गया। अच्छा, इनमें से कौन सा बड़ा सेक्शन है वो नाप लें, उधर इतना चले जाएं, इतना इधर चले जाएं, ये वैलिड रीजन आ गया, ये वैलिड रीजन आ गया। अब फिर यहां से इसकी डायमेंशन इधर काट दें, ये वैलिड रीजन आ गया, ठीक है। ये है बेसिकली सेंट बेनेडिक्ट प्रिंसिपल की एप्लीकेशन टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होती है? ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ,
ये आपको ख्वाब में आनी चाहिए चीजें। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जहाँ लोड लगता है वहां होती है, खासतौर पे जो लोड कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर मैं लोड को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो फिर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन आप खुद सोचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यानी फॉर एग्जाम्पल पानी, ये देखें ना, एक वॉल डैम है और इस पे पानी थ्रू आउट पानी है, तो ये तो पानी थ्रू आउट लगा हुआ है ना, इस पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ये, तो यहाँ कोई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं। लेकिन यही डैम है और मैं यहाँ 1 टन फोर्स एक पॉइंट पे लगा दूं तो जाहिर है वो यहाँ तो क्या होगा, यहाँ थ्रू आउट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ क्या होगा, लोड लाइन जाए उसी तरह आगे जाके तो वो यूटिलाइज कर लेगा पूरे एरिया को, ये तो सीधी चली जाएंगी, ये आगे चल के इस रीजन में जाके तो ये यूटिलाइज कर लेगा पूरे एरिया को, लेकिन इधर तो इसे बहुत छोटी जगह पे लगा हुआ है ना, तो दिस इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होती है, जहाँ फोर्स लगती है कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ सपोर्ट होती है, सपोर्ट पे भी व्हाट इज हैपनिंग यू डोंट नो एक्चुअली, वहां पे ओवरऑल जो स्ट्रेस है वो ट्रांसमिट तो हो गया, फोर्स तो पूरी ट्रांसमिट हुई, वो किस फॉर्म में हुई यू डोंट नो, और वहां पे बायएक्सियल ट्रायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी आ जाता है, तो वहां भी मसला आ गया, ठीक है। आपके फार्मूला जनरली वर्क नहीं करेंगे। तीसरा, जहां एब्रप्ट सेक्शन चेंज होता है, एब्रप्ट चेंज ना हो, फॉर एग्जांपल ये गए और फिर बड़ा स्मूथली ऐसे गए, ये गए तो फिर बड़ा स्मूथली ऐसे गए, ठीक है। अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगी बट कम होगी, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस ट्रेजेक्टरीज को भी स्मूथ हो जाए, अभी भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, बट स्मूथ एक पैसेज मिल जाएगा। जबकि अगर ऐसे होता तो फिर देखे ना, वो दे रियलाइज वेरी लेट कि देयर इज नथिंग अहेड, ठीक है ना। यहाँ पे उनको आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल मिल रहा था, यानी ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जो चीजें देख के करते हैं, बट दिस इज हाउ एटॉमिक बॉन्ड वर्क, ठीक है ना। ये तो इनएनिमेट चीजें हैं, बट ये यहाँ पे आके अचानक जब ये होता है तो आप खुद सोचें यहाँ पे कितनी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 3 रीजन जनरली, चेंज ऑफ सेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लोड, सपोर्ट पॉइंट्स, इन पे हम अपने जनरल फार्मूलाज जो एक सिंप्लीफाइड ज्योमेट्री के ऊपर बेस करते हैं वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आमतौर पे ये सारे फार्मूलाज हम बनाएंगे यूनिएक्सियल टाइप केसेस के, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिचुएशन बन जाती है, इस वजह से हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सेंट वेनेस ने बता दिया कहाँ यूज कर सकते हैं, कितना छोड़ के यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब $1 मिलियन क्वेश्चन, व्हाट अबाउट दीज सेक्शंस, इनका क्या करना है, इनका क्या करना है, इनका क्या करना है। तो मैं आपको पहले तो अच्छा आंसर बता दूं, आसान वाला, और उसके बाद देन आई विल टेल यू द डिटेल्स। कुछ भी नहीं करना, ठीक है, हमारे कोर्स में कुछ भी नहीं करना, क्यों अभी बता देता हूं। और ये हम भाग नहीं रहे, हम जान नहीं छुड़ा रहे, हम किसी अनकंफर्टेबल चीज को कालीन के नीचे नहीं डाल रहे, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। ये चीज अक्सर बाद में समझ आती है, कोशिश करें अभी समझ आ जाए। देखें, हमने स्टैटिक डिजाइन करना है, स्टैटिक लोडिंग, तो उसमें यील्डिंग को प्रिवेंट करना है। हमारा जो स्ट्रेंथ की बात है, इसका स्ट्रेंथ से ताल्लुक है ना, ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ताल्लुक स्ट्रेंथ से, इसका स्टिफनेस से कोई खास ताल्लुक नहीं, ठीक हो गया। यील्डिंग को प्रिवेंट करना, दिस इज आवर गोल, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, आपने इस रीजन को डिजाइन कर दिया अपने फार्मूलाज में, इस रीजन को भी डिजाइन कर दिया अपने फार्मूलाज, इन रीजन्स को हमने यील्ड नहीं होने देना, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट देयर, इधर तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा ना, जो आपने इधर आपने ऐसी डायमेंशन रखी सो दैट द स्ट्रेस इज विद इन द अलाउएबल रीजन, अलाउएबल द वेक। मैं भी आपको बताता हूँ ये अलाउएबल क्या है। आप फेलियर स्ट्रेंथ समझ लें या यील्ड समझ लें, यील्ड स्ट्रेंथ से कम पे आप मैक्सिमम स्ट्रेस रखें तो आपका यील्ड नहीं होगा ना, तो आपने इन रीजन को तो इस तरह आपने डिजाइन कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, मैंने आपसे खुद कहा यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय मैक्स हो जाएगा, जाहिर है, तो फिर आपका यील्ड कर गया ना, फेल हो गया, उस जगह पे तो फेल हो जाएगा ना। या तो आप अवे फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन सेक्शंस को बहुत अंडर डिजाइन कर, ओवर डिजाइन कर दें, यानी ये बेसिकली बहुत ही वहां मामूली स्ट्रेस हो, ताकि ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर जिसको हम कहते हैं वो लगा के भी वो एक्सीड ना करे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको डिजाइन अपना करेंगे। लेकिन
व्हाट अबाउट दिस वन? इसके बारे में मैं आपको बता दूं दो बातें, टू थिंग्स। नंबर वन, ये जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट्स इन हायर स्ट्रेसेस, एक चीज, देन द sections away from loading, यानी सेक्शन अवे फ्रॉम लोडिंग। ये मैं सारा कुछ इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छी तरह आपको रिपीट होना चाहिए। कंस्ट्रेंट्स एंड एब्रप्ट चेंज ऑफ सेक्शन, ये तीन चीजें होगी ना, लोडिंग से दूर, एब्रप्ट चेंज ऑफ सेक्शन से दूर और कंस्ट्रेंट से दूर। इधर जो स्ट्रेस होंगे इनके मुकाबले में इन 3 पॉइंट्स पे स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इफ द लोडिंग इज स्टैटिक लोडिंग, तो फिर होता क्या है, वो यील्ड कर जाएगा उस पॉइंट पे, उन पॉइंट्स पे यील्ड कर जाएगा, विल ऑकर। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बट है, इट विल बी लोकल यील्डिंग। लोकल यील्डिंग क्या होती है? जनरल यील्डिंग नहीं होती। लोकल यील्डिंग, ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट था, यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पैदा हुई, इस पॉइंट पे यील्डिंग हो जाएगी, मैं मानता हूँ, सिर्फ इस पॉइंट पे ही होगी, पॉइंट के आसपास कुछ जगह होंगी, वहां पे यील्डिंग हो जाएगी, बाकी जगह बिल्कुल महफूज रहेगी। इस तरह की यील्डिंग हमें कोई मसला नहीं है। हमने जनरल यील्डिंग नहीं होने दी। जनरल यील्डिंग क्या होती है? अगर इधर यील्डिंग होगी ना तो ये फिर एक पॉइंट पे नहीं होगी, ये फिर पूरा रीजन यील्ड हो जाएगा, वो हमने नहीं होने देंगे। ये जो लोकल किस्म की यील्डिंग होती है ना, ये थोड़ा से एरिया में हो जाती है, बाकी इलास्टिक नहीं होता है, वो हमारे लिए फेलियर नहीं है। एक बात, एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ओनली फॉर स्टैटिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग अगर आ गई, only for static loading and ductile material। हम तो ductile materials यूज करेंगे, हम इस कोर्स में यूज ही, हमने ग्लास नहीं यूज करना, हमने टफ टाइल यूज नहीं करनी, और टफ टाइल बिल्कुल टफ नहीं होती वैसे। अच्छा, और हमने कंक्रीट यूज नहीं करना, ये ब्रिटल मटेरियल है ना। हमने अगर मटेरियल डक्टाइल है, अगर लोडिंग स्टैटिक है, ये वाली लोडिंग नहीं है, तो आप कि वो छोटी सी यील्डिंग हो जाएगी और दैट्स इट, बात खत्म। उसको मैं यील्डिंग नहीं मानूंगा, हम उसको यील्डिंग मानते हैं, यील्डिंग मानते हैं हम जनरल यील्डिंग को। इधर यील्डिंग होगी तो ये पूरा एरिया यील्ड हो गया, गलत है। यहां होगी तो सिर्फ एक पॉइंट होगा, एक बात, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर तो आपका डक्टाइल मटेरियल है और आपकी स्टैटिक लोडिंग है, तो बस यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट दिस सेक्शन। आप अपना डिजाइन नॉर्मल इनसे अवे फ्रॉम द करें, बाकी चल जाएगा। हाँ, सवाल ये है कि अगर डक्टाइल नहीं ब्रिटल मटेरियल है, जाहिर है फिर आपको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। फिर उसके हमारे पास टेबल मौजूद हैं कि अगर छोटी विड्थ इतनी है और बड़ी विड्थ इतनी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस जो है वो कितना है, तो फिर आपके पास चार्ट्स हैं कि आप वो जैसे के की वैल्यू पढ़ के फिर उससे मल्टीप्लाई करते हो। ये तो ब्रिटल मटेरियल की है, जो हमने करना नहीं है, ठीक है। और अगर स्टैटिक लोडिंग नहीं है बल्कि फटीग लोडिंग है, तो फिर भी आप then again you have to bring in the factor of safety, ये stress concentration factor। लेकिन मैंने बताया ना, हमारे केस में दोनों नहीं है, तो एक तो ये जवाब मिल गया। बट having said this which brings me to another point, वो ये कि ये तो एक बात समझ आ गई ना आपको। एक और बात मैंने आपसे कहा कि इसको और इसको हम डिजाइन करेंगे मटेरियल स्ट्रेंथ के हिसाब से, और इधर फिर जाहिर है इन रीजन्स में इट विल एक्सीड द मटेरियल स्ट्रेंथ। ये मैंने आपसे बात की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी करेक्शन कर लें, वो ये कि अगर यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल की 440 MPa फॉर एग्जांपल, सर एग्जांपल बिल्कुल करेंगे। सर ये ऊपर हम बात कर रहे थे यील्ड स्ट्रेस की और मैक्सिमम स्ट्रेस की, कि यील्ड स्ट्रेस कम होता है। तो सर ये हमारे वैलिड रीजन में मतलब हम बात कर रहे हैं कि वैलिड रीजन में हमारा वैलिड, वी विल मेक श्योर कि वैलिड रीजन में यील्ड स्ट्रेंथ से को एक्सीड नहीं करना, बिल्कुल। जो हमारा वो जो कंसंट्रेशन पॉइंट है वहां यील्ड का वह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, हमने खुद कहा हो जाएगा,
तो वो हम परेशान नहीं होना, एक बात। लेकिन मैं दूसरा पार्ट, वो आधी बात है, अगली आधी बात मैं अभी करने लगा हूं, ये सुन लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर, ठीक है। लेट्स से एक हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है 440 MPa, ठीक है। तो आपके सवाल से ही मैं आगे बात करूं, इसको तो चलें छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसको भी चलें छोड़ दें, और यहां पे आप लगा रहे थे तो इसको भी छोड़ दें। ये जो ग्रीन के अंदर रीजन है इसको हम डिजाइन करेंगे ना अपने थ्योरी के मुताबिक। अच्छा, अब क्या इसमें विल आई अलाउ द स्ट्रेस टू रीच 440 MPa, ये मेरा क्वेश्चन है। 440 उसका यील्ड स्ट्रेंथ है मटेरियल की, ठीक है। डू वी एज अ रूल अलाउ दिस टू रीच दिस लेवल, ये मेरा क्वेश्चन। क्या ख्याल है, करना चाहिए पूरा? यानी ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि लाहौर जाने के लिए मुझे 1500 रुपए की टिकट है फॉर एग्जांपल, और 300-400 रुपए का मैं खाना खाऊंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 1900 रुपए हो गए। क्या हम 1900 रुपए डाल के जेब, जनरली स्पीकिंग, यंग लोग तो बड़ा कुछ करते हैं, जनरली स्पीकिंग डू वी लीव फॉर लाहौर विद 1900 रुपीज इन आवर पॉकेट, जिसमें हमें पता है 1500 की तो टिकट है और 400 रुपए का रास्ते में खाना का? ऐसे नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, 2500 रुपए, 3000, 3500, 4000 जेब में डाल के निकलते हैं ना। थोड़ा सा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको कहते हैं, हम थोड़ा सा टू बी ऑन द सेफर साइड अलाउंस अपने आप को देते हैं ना। रियल लाइफ ऐसी है, ठीक है ना। यहां भी एक कॉन्सेप्ट है यील्ड स्ट्रेंथ, वो तो ठीक हो गई, बट डिजाइन में जो हमारा अलाउएबल स्ट्रेस है ना, वो कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे। वो क्या है कि हम यील्ड स्ट्रेस को डिवाइड करेंगे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ, एक नंबर होगा, और देन वील रीच अ स्टेज वेयर वी गेट अलाउएबल। फॉर एग्जांपल इस केस में 440 है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करता हूं। क्या मेरे पास 1900 रुपए लाहौर जाने के लिए तो 3800 तो होने चाहिए ना मेरे पास डबल होना चाहिए, ताकि कुछ हो सकता है, कोई रास्ते में कोई मसला हो सकता है, ठीक है। तो मैं 2 से कर लूं, अच्छा 440, तो अब ये था 220। अब आई विल मेक श्योर कि आई डिजाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ 220 हियर। अब समझ गया आप? अब दो मैंने आपको, एक तो मैंने कहा था कि अगर यहां ये यील्ड नहीं हो रहा ना, तो ये थोड़ा बहुत यील्ड हो भी जाए ना, तो वो लोकल यील्डिंग होती है, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये लोकल लेवल पर होती है, ये नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर हो रहा होता है। एक तो वो हमारे एक स्ट्रेंथ है हमारे पास, क्योंकि हमारा स्टैटिक लोडिंग है, डक्टाइल मटेरियल है, तो कोई इशू नहीं है। ब्रिटल में तो होता तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाती है, ठीक है। वो उसको ब्रिटल के साथ ये नहीं करना काम। इसी तरह अगर डक्टाइल मटेरियल में भी फटीग लोडिंग है, लोडिंग इस आपने सुना होगा, लोड इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये तो थोड़ी सी लोडिंग भी उड़ा के रख देती है मटेरियल को, उसमें ये पंगे नहीं लेने बिल्कुल ये वाले, ठीक है। मैं अभी स्टैटिक लोडिंग की बात करूं। स्टैटिक लोडिंग में मैंने कहा था अगर आप यहाँ ग्रीन रीजन को सेफ रखते हैं तो ये जो कॉर्नर्स वगैरह है इन पे छोटी मोटी यील्डिंग हो भी जाए उसको हम फेलियर नहीं मानते। ये तो एक बात बताई थी। अब मैं एक और नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं। इवन इन द ग्रीन रीजन वी डोंट अलाउ द मटेरियल टू गो एनीवेयर नियर द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। हम उसको कोई ना कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए। ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए, इसका कोई आंसर नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। अब फॉर एग्जांपल आप मुझे खुद बताएं, ये मेरे सामने आपके घर में भी आपके सामने नजर आ रही होंगी चीजें, ऐसा मुख्तलिफ पंखा है, अलमारी है, हर चीज है, ये जो आप डिजाइन चीजें बड़ी किसी ने डिजाइन की थी। नाउ यू विल एग्री विद मी कि मेरे सामने जो कबर्ड पड़ी है ना, उसको मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है इन अ सेंस, क्योंकि क्या होगा, मतलब किताबों की एक शेल्फ है, वो क्या होगा, जैसे यील्ड कर जाएगा या टूट जाएगा या तो क्या होगा, मतलब क्या है इसमें मसला क्या है, व्हाट इज द रिस्क? नॉट मच। ये आप मानेंगे कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसकी थिकनेस
श्राउड की थिकनेस की बात हो रही है तो उसमें कितनी थिकनेस रखनी चाहिए। तो अब ये वो मामला नहीं है कि बुक शेल्फ अगर फेल हो गया तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज आर। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं ना, ये तो मैंने दो एक्सट्रीम केसेस आपको बताया, बीच में देयर इज सो मच वैरायटी इन बिटवीन। इट ऑल डिपेंड्स कि अगर डैमेज हो गया तो क्या नुकसान है, उसका रिस्क कितना है, उसके हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा कम करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा, एक बात। दूसरी बात, इवन इफ यू हैव यानी इसको देख के आपको ऐसे लगेगा जहां लाइफ की कीमत ज्यादा है या जहां लाइफ का रिस्क ज्यादा है वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखना चाहिए। जहां कोई ऐसा मॉर्टल डेंजर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा पैसों का नुकसान हल्का फुल्का हो जाएगा तो क्या है, दोबारा कर लेंगे, तो वहां पे ये तो ऐसे लग रहा है आपको। बट ऑन द अदर हैंड एयरक्राफ्ट वैसे तो इसमें लाइफ का खतरा बहुत ज्यादा है। जहाज अगर क्रैश कर जाए या जहाज अगर स्ट्रक्चरली फेल हो जाए तो फिर बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जनरली स्पीकिंग कम ही लोग बचते हैं। फिर तो जो बचते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं लोग जाके, ठीक है ना। बट द थिंग इज कि क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी जहाज का फिर बहुत ज्यादा रखना चाहिए, उसमें एक और इशू है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखने का मतलब है कि आप थिकनेस से ज्यादा लगाएं, हर चीज को और स्ट्रॉन्ग करें, वो हैवी होती जाएगी, सारा कुछ होता जाएगा। बट देन व्हाट हैपेंस इज एवरी टाइम द एयरप्लेन टेक्स ऑफ एंड लैंड्स, तो इसमें पेट्रोल खर्च हो रहा है ना। अब ये ऐसी चीज है कि इसमें एफिशिएंसी इज एवरीथिंग। सो अगेन देयर इज अनदर कंस्ट्रेंट ऑन द अदर साइड कि नहीं, इसको हम एक्स्ट्रा हैवी नहीं कर सकते उसमें, बल्कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिर बहुत वापस कम आने शुरू हो जाते हैं। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, शेल्फ में बहुत कम होंगे, लेकिन जहाज जो कि ऑन द अदर एक्सट्रीम है जिसमें होना चाहिए एक्चुअली, बट उसमें इकोनॉमी आ जाती है, तो उसमें फिर आप और तरीके से उसको डील करते हो, उसमें और तरह से डील करते हो। बट आई कम टू दैट। तो नाउ व्हाट आई वाज सेइंग वाज दिस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ इस वजह से नहीं आता कि हमारे ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन है इनको कवर करना है, थोड़ा सिर्फ ये वजह नहीं है, ये भी कवर कर लेता है किसी हद तक, बट हम जैसा मैंने बताया डक्टाइल मटेरियल्स में तो वैसे भी कवर हो जाता है। बट द थिंग इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, व्हाई डू वी स्टिल यूज इट इवन फॉर डक्टाइल मटेरियल्स? वो इसलिए कि मैंने यील्ड स्ट्रेंथ की बात की आपसे कि 440। हाउ डू यू नो यील्ड स्ट्रेंथ इज 440? कैसे पता है? आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ उसी मटेरियल जिससे आपने कुछ बनाना है उसको आपने तोड़ के देखा होगा, ऐसे ही हुआ ना। आप टेंसाइल टेस्ट किए होंगे आपने हजारों सैंपल्स के एक मटेरियल की, ठीक है, और देखिए कहीं ऊपर से तो इन्फॉर्मेशन नहीं उतरी ना कि ये फलाना ग्रेड स्टील के ग्रेड का जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो ऊपर से नहीं कहीं से उतरी इन्फॉर्मेशन। आप लेबोरेटरी में गए, आपने तोड़ा एक सैंपल, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और अल्टीमेटली आपने उनको प्लॉट करेंगे ना तो कुछ इस तरह करके प्लॉट आएगा आपका। उसमें एक एवरेज होगी यील्ड स्ट्रेंथ की, और उस अबव एवरेज होंगे बहुत सारे, बिलो एवरेज होंगे बहुत, आपको पता है हर चीज ऐसी होती है। कोई दो सैंपल एक पॉइंट पे नहीं टूटते। उसकी आपको पता है मटेरियल प्रोसेसिंग जब होती है तो कोई दो मटेरियल एक जैसे होते ही नहीं है, वो उसमें कहीं ना कहीं वॉइड होते हैं, किसी में कोई मसले होते हैं। तो कुछ अबव एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे, एक एवरेज लाइन होगी। 440 तो एक एवरेज लाइन है ना। इसमें पहली बात तो यह है कि अगर आपको क्या पता, जो सैंपल आपके पास आया है, देखें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। यील्ड स्ट्रेंथ की चेकिंग जो है ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। यू ब्रेक दैट थिंग, वो फिर यूज नहीं होती ना। तो फिर आपने तो यूज उसके एक कजन को या उसके ब्रदर को या उसकी सिस्टर को करना है, राइट? उसी तरह का मटेरियल होगा, उसी स्टॉक से शायद आया होगा, बट थिंग इज कि वो तो नहीं है ना। सो हु इज टू से यू डिडंट गेट दिस? हो सकता है ना आपके पास बिलो एवरेज चीज आ जाए। तो 440 तो पहले ही रिलायबल नहीं है, पहली बात। उस 440 तो वैसे ही यूज करना बहुत गलत है। मतलब फिलहाल छोड़ दें आप इस बात को कि आप स्ट्रेस कंसंट्रेशन है और ये वो। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अलाउएबल स्ट्रेस। व्हाई अलाउएबल स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट कि ये जो स्ट्रेंथ है ये कभी भी आपके पास फिक्स्ड चीज नहीं होती। स्ट्रेंथ तो एक, ये जो प्रॉब्लम है हमारी एजुकेशन का, हम डिटर्मिनिज्म, हमारा डिटर्मिनिस्टिक सारा एजुकेशन है कि जी जब आपको किताब में देता है ना कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ इतनी है तो आप समझते बस ये तो कोई पक्की बात हो गई ना 440। भाई 440 इज नथिंग बट एन एवरेज। बहुत सारे टेस्ट किए होंगे, उनमें से कुछ 440 से ज्यादा भी होंगे, कुछ कम भी होंगे। तो अब जो ज्यादा है वो तो कोई इशू नहीं है सब, तो अच्छी बात है ज्यादा है, बट कम है उससे बड़ा मसला है, राइट? समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब आ जाए दूसरी तरफ। एक होता है मटेरियल स्ट्रेंथ, वो भी ये जो ये चीज है, और एक होता है स्ट्रेस, ये स्ट्रेंथ।
यानी स्ट्रेंथ है ना मटेरियल किस पे ब्रेक यील्ड करेगा, स्ट्रेस क्या है, आप मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये आपने लोड लगाया P, ये एरिया आपने P ओवर A कैलकुलेट किया तो ये स्ट्रेस आ गया ना, यू वांट दिस स्ट्रेस टू बी लेस देन दिस, जाहिर है इसको लेफ्ट साइड पे होगा तभी ये बचेगा ना, लेकिन अब आप देखें उसमें भी एक मसला है, वो भी एक नॉर्मल कर्व है, वाई बिकॉज यू आर डिवाइडिंग दिस P बाय A, ये A जो है ये कहां से है वैल्यू, आपका ख्याल है कि आप जो 5 मिलीमीटर डायमीटर के बार्स खरीदेंगे ना वो सब 5 मिलीमीटर है, जरा नाप के देखिए उसमें भी वेरिएशन है, 5 मिलीमीटर का जो है उसमें 4.8, 4.9, 5.1 होंगे ना, तो जहां तो ये 5 से ज्यादा है तो वहां तो आपका स्ट्रेस ठीक है इस तरफ जा रहा है, जहां ये 5 से कम है वहां तो स्ट्रेस आपका इस तरफ आ रहा है ना, तो आप देखें खतरनाक कॉम्बिनेशन क्या है, खतरनाक कॉम्बिनेशन ये वाला है, स्ट्रेंथ इत्तेफाक से कम वाली आ गई स्ट्रोक जो आपको मिला, और जो स्ट्रेस वाला लेवल है वो ज्यादा वाला आ गया, यानी कम डायमेंशन वाला, तो यहाँ ये फेलियर है, समझ गया ना, तो इसको आपने दूर दूर रखना है इन चीजों को, तो दूर दूर रखेंगे तो इसका तरीका यही है ना कि आप इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के आप इनको एक दूसरे से दूर ले जाएं, अदरवाइज you can easily get a below average strength piece and an above average component जिसमें लोडिंग लग रही है, ये तो एक बात है, अभी मैंने खत्म नहीं किया, ये P की तो बात ही नहीं अभी की, ये P जब आप कहते हैं कि 5000 न्यूटन हम लगाएंगे तो ये तो आपका एक अंदाजा है ना कि 5000 न्यूटन लगाएंगे, आप इसकी एग्जांपल लीजिए, एलिवेटर के सामने खड़ा होकर लिखा होता है 8 बंदे चढ़ेंगे इसमें, नॉट मोर देन 8, केजी भी कई बार लिखे होते हैं इतने केजी, अच्छा आपका क्या ख्याल है, पहली बात कि क्या 8 से लोग नहीं चढ़ते उसको, बिल्कुल चढ़ते हैं, लोड करते हुए कौन देखता है यार, ये शाजोर और ये जितने आपके ये जो सुजुकी ये कैरीज और इस तरह की चीजें इन पे लिखा होता है ना मैक्सिमम लोड इतना वाला, वो कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं है मैक्सिमम लोड कितना, वो जितना उसमें आता है डाल देते हैं चीजें, ठीक है ना, तो इसी तरह जब आप किसी मशीन को यूज करने के लिए कहेंगे ना यार इसमें इतने ज्यादा लोड ना डालें, तो आप एक चीज के बारे में आपको श्योर होना चाहिए कि डेफिनेटली कोई डालेगा उस पर ओवरलोडिंग की जाती है, ठीक है, तो ये अगर आपने ये इतना प्रिसाइज डिजाइन किया कि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि फोर्स भी कोई इससे ज्यादा नहीं डालेगा, बल्कि जब वो एलिवेटर में लोग चढ़ेंगे ना तो वो पहले तो सब एक दूसरे से पूछेंगे आपका वेट कितना है, फिर वो बैठ के ऐड करेंगे, फिर वो कहेंगे हाँ यार अभी हमारा लोड एक्सीड नहीं किया तो फिर बटन दबा दो वरना हम नहीं चढ़, या मैं उतर जाता हूँ, इस तरह का कभी जाहिर है ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से डायमेंशन आपने उसके केबल को खरीदा, एलिवेटर के लिए केबल है ना जो उसको पुल करता है, तो जो केबल है आपने कहा उसकी जो डायमीटर है वो इतना है, तो आपका ख्याल है कि बिल्कुल हर दुनिया का केबल जो है उसी डायमीटर का, ऐसे नहीं होता, ठीक है। सो ये सारी जो अनसर्टेनिटीज हैं ये वैसे भी मौजूद है, ये भी फिलहाल स्ट्रेस कंसंट्रेशन को छोड़ दीजिए, ये वैसे भी मौजूद है, तो वी ऑल हैव टू केटर फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो हमने ये सारी जो इग्नोरेंसेस कह लें हमारी या हमारी वीकनेसेस कह लें, हमें पता नहीं है, तो इसको फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस भी कई दफा इसलिए कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये जहां इन सब चीजों को कवर करता है जो मैंने अभी आपको बताई, एरर ऑफ फैब्रिकेशन, फैब्रिकेट करते वक्त आपने कहीं पे कट बड़ा लगा दिया, ये सब चीजें हो जाती हैं। सो द रिजल्ट विल बी आइदर योर स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस्ड, यानी जो आप समझ रहे हैं उससे कम होगी, या आप ज्यादा भी हो सकती है बट ज्यादा को तो प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी तरह स्ट्रेस लेवल, आपका ख्याल है P ओवर A से जो स्ट्रेस आया है वो इतना आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो चूंकि A कम है तो स्ट्रेस एक्चुअली ज्यादा है। क्या कागज पेंसिल पे तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, बट रियलिटी में 2000 पार्ट बनाए में से एक जो है एरिया कम है, तो वो वहां तो स्ट्रेस ज्यादा होगा ना। तो ये चीज आपको नहीं पता ना, तो इन चीजों को भी कवर करना है। मटेरियल की स्ट्रेंथ कम ज्यादा होती है, ये सब चीजों को भी कवर करना है। तो जहां ये सब चीजें कवर करते हैं वहां वो हमारा जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाला मसला है, वो जैसे बेनेट ने कहा था कि इस इलाके में आप यूज नहीं कर सकते, इस इलाके में कर सकते हैं, तो वो भी हमें हेल्प हो जाती है। हमने वैसे भी कभी यील्ड स्ट्रेंथ के करीब भी नहीं जाना, यानी इन अदर वर्ड्स जस्ट रैप दिस अप, और ये हमारी तकरीबन सारी प्रिलिमिनरीज खत्म होगी। पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि इसके आगे क्या होता है इसको छोड़ दें, हमने तो यील्ड ही हमारा लास्ट, हमारे लिए या ई की ज्यादा इंपॉर्टेंस है या यील्ड, ये मैंने आपसे कहा था। अब मैं इसको रिवाइज करने लगा इस स्टेटमेंट को, यहां तक भी नहीं जाना। ये एक रेफरेंस वैल्यू, ठीक है, हमें पता होगा कि स्टील की इतनी स्ट्रेंथ है, तो फिर हम उसमें कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो एक्सपीरियंस है आपका, यानी इसको
एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है, एक्सपीरियंस आता है। लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल करके यूज किए, समटाइम्स दे डिडंट वर्क। आपने कहा कि यार 4 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर में 15 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगता है। ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स में 1.5 इस तरह का ठीक है। इन बिटवीन रीजन्स क्या है 2, 2.5 और एयरक्राफ्ट 1.1 टाइप भी चलता है क्योंकि उसमें इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर वो एयरक्राफ्ट में फुल प्रूफ डिजाइन एक और चीज है, उसको रिडंडेंसी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एयरक्राफ्ट में क्या करते हैं कि आप कहते हो कि अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है ना उसका बैकअप एक और सिस्टम होता है, तो वो एक और तरह का अप्रोच है फिर, ठीक है ना। बट हैविंग सेड दिस, एक्सपीरियंस बेस्ड है, जब गलती होती है तो फिर उसको रिवाइज करते थे। अब इन सब गलतियों के बाद कुछ लोगों ने बिल्डिंग कोड्स हैं, कुछ मशीन कोड्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो सिटी कोड्स होते हैं कि जी इतना आप बिल्डिंग बनाएंगे तो इतना सरिया लगाएंगे और ये करेंगे और वो स्ट्रेस, ये सारे कोड्स भी कई दफा फिर आप यूज करते हो, ठीक है। इसमें लॉ भी आ जाता है, लेजिस्लेशन भी आ जाती है, तो खुदा न खास्ता कोई ब्रिज गिर जाए तो फिर चेक किया जाता है कि हाँ भाई इसने कौन सा रेगुलेशन को तोड़ा था, वट एवर, ठीक है ना। ये सब चीजें लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। इसमें यह है कि जब एक चीज यूज करते हैं, जब आप करते रहते हैं, आप कहते हैं यार ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस एप्लीकेशन के लिए मुनासिब है, नहीं ओके रिवाइज कर दो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये बता रहा हूं कि सिग्मा वाई एक रेफरेंस वैल्यू तो ठीक है, इसको भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे एंड देन विल गेट अलाउएबल। और अपने तमाम कैलकुलेशंस में मैं आप समरी कर रहा हूं, इस अलाउएबल को इस रीजन में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर नतीजा क्या होगा, इस रीजन में जाहिर है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एक चीज है जो हम डायमेंशंस वगैरह से कई दफा एक्सपेरिमेंटल हमारे पास डेटा मौजूद है कि इधर इतना बढ़ता है, लेकिन हम इतना बॉदर नहीं करते क्योंकि पहली बात तो यह है कि यहाँ आपके पास अभी मार्जिन मौजूद है बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो एक बिल्कुल आप फ्रंटियर पे नहीं खेल रहे, ठीक है। तो जब इसको के से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ कुछ स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, कर जाएगा, डिपेंड करता है, कर सकता है, लेकिन अगर कर भी जाए तो मैंने आपसे बताया था कि वो हमारा फोकस नहीं होगा क्योंकि ये लोकल यील्डिंग होगी। स्टैटिक लोडिंग फॉर डक्टाइल मटेरियल, ये दो बड़ी बड़ी बातें अगर है, डोंट वरी अबाउट लोकल यील्डिंग, उसको हम यील्डिंग मानते ही नहीं है, उसको हम जनरल यील्डिंग नहीं कहते, उसको हम यील्डिंग फेलियर कहते ही नहीं। यील्डिंग फेलियर कब होगा, आपने यहाँ कोई गलती की और यहीं पे फेल, यहाँ जब फेल होगा मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा रीजन फेल हो जाएगा, पूरा। यहाँ जब फेल होगा तो एक पॉइंट फेल होगा। अब मैं आपको एक एंड पे एक लतीफा सुना दूं। लतीफा ये है कि और ये लतीफा हर साल होता है, ये भी बता दूं, ठीक है। कुछ लतीफे होते हैं जो जोक रिपीट होते हैं। वो ये है कि यील्ड स्ट्रेस इज 440 MPa, ठीक है। अब किसी ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, उसको कहा गया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 का यूज करना, ठीक है। अब उसने सारा सिग्मा कैलकुलेट किया, बिल्कुल सही, P/A से या व्हाटएवर। अब उसने बेसिकली उसने देखना है कि चीज ठीक है या नहीं ठीक, एनालिसिस करना ना। तो अच्छा वो वैल्यू आ गई 660 MPa फॉर एग्जांपल सिग्मा की। अब स्ट्रेंथ 440 है, ठीक है। तो अब एनालिसिस क्या किया उसने, वो थोड़ा भूल गया। उसने कहा कि जो अलाउएबल है ना, एक्चुअली तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड ओवर अलाउएबल ये होता है, ठीक है। वो जरा भूल गया, उसने कहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है ना वो अलाउएबल ओवर यील्ड होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि अलाउएबल जो है ना, फिर वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यील्ड होगा, यानी कि 880 2 है ना 880। उसने कहा ओ 880 इज ग्रेटर देन 660 सो सेफ। कैसा है? तो ये वो लतीफा है जो मैं आपको एग्जेजरेट नहीं कर रहा, मैं हर साल इस तरह के 3-4 पेपर चेक करता हूँ। तो उसका आंसर ये है, भाई समझ आ गई ना कि क्या गड़बड़ हुई। आंसर ये है कि आप ये फॉर्मूले इस तरह याद नहीं करते कि यार ये यील्ड वाला ऊपर था, ये नीचे वाला अलाउएबल वाला, यानी ये डिनोमिनेटर में कौन सा था, न्यूमिनेटर में कौन सा था, इस तरह थोड़ी याद करते हैं। तो अगर आप भूल गए तो मारे गए। बात ऑब्वियस ही है, यील्ड स्ट्रेंथ इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिस पे चीज यील्ड कर जाती है। अलाउएबल उससे कम होगी ना, अलाउएबल उससे ज्यादा कैसे हो सकता, हाउ कैन यू, यानी मैं आपसे कहूं कि यार रात को 10 बजे के बाद तो अगर कोई जगा हुआ मिला ना मुझे हॉस्टल में, तो मैं बस कानून को हाथ में ले लूंगा, ये तो फाइनल है, इसके बाद तो बस एक्सपेल कर देंगे आपको कॉलेज से। लेकिन अलाउएबल अगर कोई चीज अलाउ करें, मैं कहूँ चलो यार वैसे तो 10 तो बिल्कुल एक्सट्रीम है, लेकिन आप बेहतर ये है कि आप 9 o'clock ही सो जाया करें,
ठीक है ना, ये मैं आपको अलाउंस दे रहा हूँ ना पहले से, ताकि अगर आप 9 को नहीं भी सोएंगे 9:30 तक सो जाएंगे, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता मैं कहूँ 10 तो एक्सट्रीम है, लेकिन 10:30 तक जागा करें, तो ये वो वाले काम हो रहा है, समझ गया बात को। तो अलाउएबल हमेशा हम कम करते हैं पहले यील्ड से, और फिर तो ये डिजाइन फेल है बिल्कुल, समझ गया ना। तो नाउ विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द प्रिलिमिनरीज of this course.